अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल वसीम एक बार फिर हाजिर हूँ अपने उर्दू के सेशन के साथ। आज हम अपने उर्दू से जो हमारे पास सिलेबस है या किताब है, जो निसाब है, उसके हिसाब से हमारी किताब दो हिस्सों में बटी है। एक तो वो जो हमारा एग्ज़ाम में आएगा, दूसरा वो जो हमारा असाइनमेंट की शक्ल में, तफवीज़ की शक्ल में हमें काम दिया गया है। इससे हमें आसानी है। हमारा सिलेबस दो हिस्सों में बटा है। असाइनमेंट हम अपने घर में करके आराम से दे सकते हैं, सही जवाब लिख सकते हैं, किताब में से देखकर एज इट इज़ लिख सकते हैं, और एग्ज़ाम में तो हमें याद कर कर लिखना होता है। तो आज जो हमारा असाइनमेंट है, आज हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे, तवज्जो करेंगे। मेरी आप सबसे सदा है, इल्तिजा है, इल्तिमास है, गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग कापी कलम लेकर शार्प जहन से बिल्कुल बोर्ड की तरफ मुतवज्जो रहें और मेरी बात को सुनते रहें। आइए हम चलते हैं अपने तफवीज़ की तरफ। ये जो हमारा असाइनमेंट है, ये टोटल 20 नंबर का है, यानी 80 नंबर के आपके एग्जाम आएगा और 20 नंबर का आपका ये असाइनमेंट है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके सवाल सारे सही हैं और वर्ड लिमिट अल्फाज की तादाद के हिसाब से हैं, सही हैं, तो आपको पूरे नंबर मिलने की चांसेस हैं, इम्कानात हैं। और इसमें जो नंबर लेना है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथ में है। अगर आपने इसे कायदे से, करीने से लिखा तो इसमें आपके नंबर कोई नहीं काटता। लेकिन अगर आपने इसे सरसरी तौर पर लिया और सोचा कि कोई बात नहीं, बाकी मेहनत हम इम्तहान में कर लेंगे, 20 नंबर का है तो कोई बात नहीं, 20 में से अगर 10, 4, 5, 6 भी आ गए, मतलब 20 में से 7 भी आ गए तो हम पास हो जाएंगे। अगर आपका वो नज़रिया रहा तो यकीनन आप बहुत बड़े खसारे में जाने वाले हैं। तो इसलिए ये असाइनमेंट, इम्तहान से मुताल्लिक कोई भी चीज़ आप हल्के में ना लें। तो इसको हम कहते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, यानी TMA। और इससे पहले कि मैं आपको इसको सॉल्व करना बताऊं या चीज़ें बताऊं कि कौन सा सवाल आपको कौन से सबक में मिलेगा, कहाँ उसके वर्ड लिमिट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा TMA क्यों ज़रूरी है, हमारा TMA लिखने से हमें क्या फ़ायदे हैं। अगर हम ना लिखें तो हम किस चीज़ से महरूम हो जाएंगे या किस चीज़ भूल जाएंगे। इसको करने का क्या मतलब है? इसको करने का मतलब है कि आप में बाकायदा मुताला करते रहने की आदत बेदार हो जाएगी, यानी सेल्फ स्टडी की आदत बेदार हो जाएगी और आप एक्टिव रहेंगे। आपको खुद आमोज मुतालिम यानी सेल्फ लर्नर बनने के लिए ज़रूरी है। आप मजमून का मवाद बेहतर तौर पर पढ़ सकेंगे और समझ सकेंगे। सवालात के तहरीरी जवाब देने की मश्क के ज़रिए एक तरीके से फाइनल इम्तहान की मश्क पहले से ही आप कर सकेंगे। लिखने का तरीका, राइटिंग स्किल, लिखने की महारत, जो मैं आपको पहले से बोलता आया हूँ कि मश्की सवालात आपको खुद करने हैं। अगर आप खुद करेंगे तो आपको फाइनल इम्तहान में जो आपका सालाना इम्तहान होगा उसमें आपको लिखने के तरीके में सुकून और इत्मीनान हासिल रहेगा, सहूलत रहेगी। इसके अलावा जो आप ये लिख रहे हैं टीम में, एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे से फीडबैक हासिल कर सकेंगे, असातिज़ा से भी कर सकेंगे। जो मजमून आप को इख्तियार किया उसके मुताले में आपकी पेशरफ्त की जांच कर सकेंगे अपने आप से। इस तरह आप मजमून के किसी मवाद में मुश्किल पेश आने पर यह पता कर सकेंगे कि इनके बेहतर मुताले के लिए ज़्यादा कोशिश की जाने की ज़रूरत है। जहां आपको लग रहा है कि मुश्किल है, परेशानी और ये समझ में नहीं आ रहा, तो ज़ाहिरी बात है आप उसे दोबारा से स्टडी करोगे, दोबारा से बेहतर तौर पर मुताला करोगे। आप तस्लीम शुदा अदारे से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मज़ामीन के असातिज़ा से मुलाकात करके उनसे हस्ब ज़रूरत मुनासिब रहनुमाई हासिल कर सकोगे। देखिए, स्टडी सेंटर मिलता है उन बच्चों को। आपका के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आपको हम लोग हम और आप दोनों आपस में पढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए गोल्डन चांस, सुनहरा मौका है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें मैसर नहीं होती, तो उन्हें स्टडी सेंटर मिलता है जहाँ वो हफ्ता या इतवार किसी एक दिन छुट्टी के हफ्ते में किसी एक दिन जाके अपने उस्ताद से अपनी मुश्किलात को पूछ सकते हैं और वाज़ेह परेशानियों को हल कर सकते हैं। अब ये देखिए किस तरह आपको लिखना है। 20 नंबर का सवाल है, टोटल 6 नंबर के सवाल हैं, 3 नंबर के कुल 6 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, ये सब आपको लिखने के तरीके बताए गए हैं। सवाल नंबर 4, हाँ जी, ऊपर RTM है। इस किताबचे में आपको हर एक मजमून का एक असाइनमेंट मिलेगा। उर्दू का अलग है, मैथ्स का अलग है ना,
लॉ का अलग है, और अलग चीज़ों का साइकोलॉजी का अलग है। आपको सिर्फ चुनिंदा मज़ामीन की तफवीज़ात अपने खुद की तहरीर में मुकम्मल करनी है। एक तरफा सतर बरदार कागज़ पर टीएमए के जवाब लिखें और तैयार जवाब शीट को अपने डैशबोर्ड के जरिए ऑनलाइन जमा कीजिए। देखिए ऑनलाइन आपको अपलोड करना है, हमारे पास भेजने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऑनलाइन आपको जो पोर्टल दिया है उस पर अपलोड करना है। और पेपर के एक ही तरफ लिखना है, दोनों तरफ नहीं लिखना। आप देखेंगे कि टीएमए में दरअसल 20 नंबर का होता है। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 छोटे छोटे जवाब वाले हैं। सवाल के दो मुतबादिल दिए गए हैं, जिसमें से आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, यानी 2 + 2 + 2 = 6। यानी कि आपको कई मुतबादिल मिलेंगे, उसमें या करके सवाल लिखे होंगे और उनमें से कोई एक आपको करना होगा। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 तवील जवाब वाले सवालात हैं और हर एक 4 नंबर का है। आपको दिए गए 2 मुतबादिल में से सिर्फ एक का, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, या तो ये करिए या ये करिए। और ये टोटल कुल 8 नंबर के हैं, 4-4 नंबर के। सवाल नंबर 6 2 प्रोजेक्टों पर मुश्तमिल है, जिसमें आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। सवाल 6 नंबर का होता है, इसमें भी 2 प्रोजेक्ट दिए हैं। आपकी सहूलत के मुताबिक जो आपको अच्छा लगे कोई एक प्रोजेक्ट कर दीजिए, पूरे 6 नंबर का है। और ये बताया गया है, जो तारीखें अलग अलग वो दी गई हैं। अब देखते हैं हम ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का पूरा फायदा उठाने के लिए बराए करम इस जमा कराने के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें। टीएमए के इनके लिए काबिल अखलाक होता है जिन्होंने ऑनलाइन के स्ट्रीम में एक में दाखिला लिया हो। ये टीएमए मजमून के पब्लिक इम्तहान में बैठने से पहले जमा कर देना चाहिए, यानी फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले जमा कर देना चाहिए। ठीक है। सेकेंडरी इम्तहान में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के लिए पब्लिक इम्तहान में 20% मुतय्यन किए गए, यानी ये जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है 20 नंबर का है। इन नंबर को हर मजमून के खारजी पर्चा इम्तहान के साथ मार्कशीट में अलग से दिखाया जाएगा, यानी कि असाइनमेंट का अलग दिखाया जाएगा और 80 नंबर वाला फाइनल एग्जाम का मार्क्स अलग दिखाए जाएंगे। हर तालीमी सेशन में आपके डैशबोर्ड पर टीएमए किताबचे का एक नया सेट दस्तयाब कराया जाएगा। आपने दुरुस्त शुदा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का मुताला बगौर कीजिए और अपनी कारदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हर मजमून में फराहम करदा मुतालती मवाद के असबाक को दोबारा पढ़िए। राब्ता पीसीपी क्लासों में दाखिल हाजिरी देते हुए टीचर के जरिए अपने शुबहात या मसाइल का हल निकालें, यानी अगर आप जा रहे हैं और स्टडी सेंटर पे तो आप अपनी परेशानियों से उसको डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के मुतअद्दिद फ़वाइद देखते हुए ये मुमकिन है कि आप कामयाब तालिब इल्म बनने के लिए इनका बेहतर तौर पर इस्तेमाल करें। अगर आपको इन सिलसिले में कोई शुबा है, आपकी कोई तजवीज़ हो तो बराए करम हमें लिखने में ना हिचकिचाएं। दूसरी बड़ी बात यह है कि ट्यूटर मार्क असाइनमेंट में फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा नंबर वो है फाइनल एग्ज़ाम 80 नंबर का है। जो बच्चे स्कोरिंग करते हैं, जो अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, बात पे आ रहा था कि हमारा जो स्कोरिंग करने वाले बच्चे हैं जो 80 नंबर से स्कोर करते हैं, सपोज कीजिए किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, किसी के 89 आ रहे हैं, 80 में एक कम आ रहा है, तो ये जो बाकी के 20 नंबर हैं हमारे असाइनमेंट के, वो आपकी परसेंटेज बनाते हैं। आपकी कोई 40% लाया, कोई 50% लाया, कोई 55% बढ़ रहा है, तो अगर ये 20% पूरे के पूरे आ जाते हैं या 18% इसमें से आ जाते हैं, तो आपकी जो परसेंटेज है जो 40, 45, 50, 60% पे आती है, वो 80 और 85% या 90% पे जाती है। तो ये चीज़ अब आप अलमारी से खेल रहे हैं, आप तीसरी रो में पहला बच्चा, तो वो चीज़ें देखने वाली होती हैं कि हम अपने आप को कितना अच्छा कर सकते हैं। अब हम अपने ट्यूटर मार्क असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। उर्दू का जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट है वो आपको करना है। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ सवाल, और उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ किताब के कौन से पेज पे आपको क्या सवाल मिलेंगे और आपको क्या क्या वो करने होंगे, कैसे कैसे करने होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। ये 20 नंबर का है जैसे हमने बताया था, और पहला सवाल है दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब 40 से 60 अल्फाज में लिखिए। 40 से हम तस्वुर करते हैं कि 1 से 1.5 लाइन में 10 अल्फाज आते हैं, तो 40 का मतलब 5 से 6 7 लाइन है, और 60 का मतलब 7 से 8 या 9 लाइन है। तहजीब की तारीफ बयान कीजिए या आर्या कौम के बारे में 5 जुमले लिखिए। नंबर 1,
क्या उर्दू हिंदी के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर जो इश्तराक है उसे वाज़ेह कीजिए। देखिए मैंने पहले ही तैयार कर रखा है, लेसन नंबर 3 सफ़ा नंबर 39। जिन लोगों के पास किताब है वो किताब खोलें। तहजीब की तारीफ किसी कौम या मुल्क की दाखिली या खारजी ज़िंदगी के अहम पहलुओं से मजमूई तौर पर पैदा होने वाली वो खुसूसियात जिन्हें उस मुल्क के लोग अजीज़ रखते हैं और जिनके ज़रिए वो दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, वो उस मुल्क की तहजीब कहलाती है। अब आर्या कौम के बारे में 5 जुमले, ये आप वो पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे इसका हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, तो उसमें आर्य कौम के बारे में आपको 5 जुमले मिल जाएंगे। 5 या कई सारे जुमले मिलेंगे हिंदुस्तानी कौम तहजीब के अनासिर। उर्दू और हिंदी के दरमियान मुख्तलिफ सतहों पर जो इश्तराक है उसे वाज़ेह कीजिए। सफ़ा नंबर 67। देखिए उर्दू का रस्म ख़त उसका अपना, उर्दू हिंदी का बहुत गहरा रिश्ता है। उर्दू एक हिंदुस्तानी ज़बान है। उर्दू हिंदी के अफ़ाल मुहावरे एक हैं। उर्दू मुश्तरका तहजीब की जन्मदाता है। इसके अलावा उर्दू में दूसरी ज़बानों के अल्फाज को जब्त करने की बेपनाह सलाहियत है। उर्दू और हिंदी दोनों सगी बहनें हैं। इन दोनों ज़बानों का आपसी रिश्ता बहुत गहरा है। ये दोनों ज़बानें मिलजुल कर इस मुल्क की तरक्की, खुशहाली, मोहब्बत, आपसी भाईचारे की फ़िज़ा को परवान चढ़ाती हैं। हिंदुस्तान को एक लड़ी में पिरोए हुए हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं। उर्दू हिंदी की बुनियाद एक है, इसलिए हज़ारों दुनिया पैदा करने के बावजूद इनके आपसी रिश्तों को अलग नहीं किया जा सकता। उर्दू में हिंदी में बहुत से अल्फाज और आवाज़ें मुश्तरक हैं। अफ़ाल एक हैं, मुसम्मत और मुसम्मतों का ढांचा एक है, मुहावरे एक हैं। उर्दू की तकरीबन 36 आवाज़ों में सिर्फ 6 ऐसी हैं जो अरबी फ़ारसी से ली गई हैं। बकिया सब की सब आवाज़ें उर्दू हिंदी में मुश्तरक हैं। देखिए कौन सा पेज नंबर बताइएगा। 63 पर, पेज नंबर 63 पर जो दूसरा पैराग्राफ है। उर्दू आम हिंदुस्तान की ज़बान है। या तो आप ये देख कर लीजिएगा तहजीब की तारीफ आर्या कौम की, या हिंदुस्तानी उर्दू हिंदी के दरमियानी रिश्ते पर, दोनों में से कोई एक करना है। अच्छा अब आइए भक्ति तहरीक के बारे में अपने ख्यालात का वजाहत कीजिए। ख्यालात और वजाहत के साथ लिखिए। यह है 40 से 60 पेज, 40 से 60 अल्फाज का, यानी कि 6 लाइनें और या 8 लाइनें। सफ़ा नंबर 31 लेसन नंबर 13 भक्ति तहरीक के बारे में देखिएगा। वैष्णवी तहरीक शुरू हुई जिसे बाद में आम तौर से भक्ति तहरीक कहा जाने लगा। यह है सफ़ा नंबर 31 और इसका दूसरा पैराग्राफ। ये पूरा का पूरा यहां तक नई ताकत लिए हुए आए। ठीक है, दूसरा खोलिए सवाल। हूं कूचे के हर जर्रे से आगा, इधर से मुद्दतों आया गया हूं। कुजा में और कुजा ये दुनिया, कहां से कहां में लाया गया हूं। इस शेर में कूचे और काफिये के तौर पर आया गया का इस्तेमाल हुआ है। इसकी वजाहत कीजिए। सफ़ा नंबर 110 लेसन नंबर 9। ये पूरा का पूरा लिखिए। इसमें एक तो इसकी तशरीह कीजिए और दूसरा इसके बारे में लिखिए कि आया गया क्यों इस्तेमाल गया है। इस शेर में गली का लफ्ज होता तो मायने में वो वसअत पैदा ना होती, क्योंकि गली कूचे से छोटी होती है। आगाह की जगह शायर वाकिफ भी इस्तेमाल कर सकता था, मगर आगाह यानी आगाही से बाशऊर होने का नाम है और वाकिफ होना किसी चीज़ के बारे में जान लेना है। आया और गया मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इसका मतलब है कि एक तसलसल का अमल जो दुनिया में जारी और सारी रहता है। और ऐसे भी अफ़ाल हैं जैसे सोना, जागना, रोना, हंसना वगैरह। यह है पेज नंबर आपका 110, पेज सफ़ा नंबर 110 लेसन नंबर आप देख लीजिए कौन सा है। सफ़ा नंबर 110। तो इसमें आपके सवाल का सही जवाब मिल रहा है, एज इट इज़ मिल रहा है। दोनों तरफ हाशिया छोड़ के लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप वैसे तसलसल से लिख देंगे तो वो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो हम अच्छे से लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
अब आइए, अब दूसरा वाला ट्यूटर मार्क असाइनमेंट। अब आइए, दर्जन में से किसी एक सवाल का 40 से 60 अल्फाज, बिल्कुल वही बात है जो अभी आपने देखा, 6 लाइन है या 8 लाइन है। अफसाना पूरे चांद की रात में अफसाने की मंजर निगारी पर एक पैराग्राफ अपने ख्यालात, पैराग्राफ में अपने ख्यालात को लिखे। देखिए मंजर निगारी क्या कहते हैं, हम कहानी तो लिख रहे हैं लेकिन आसपास क्या हो रहा है, समा कैसा है ना, मौसम कैसा है, आसपास क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, वो तमाम चीजें मंजर निगारी में आती हैं। तो वो मंजर निगारी पूरे चांद की रात एक सबक है आपका, उसके बारे में शायर ने उसके बारे में अदीब ने, मुसन्निफ ने पूरे की पूरी काफी अच्छी तरीके से लिखी है, और वो मंजर निगारी आपको पेश करनी है। आप चाहें तो किताब पढ़ के लिखें, और आप चाहें तो अभी जो मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिक तौर पर वो लिखें। सफ़ा नंबर 137, लेसन नंबर 11, सफ़ा नंबर 137, लेसन नंबर 11 निकालिए। अगर आपके पास किताबें हैं, जिन लोगों के पास किताबें हैं वो लेसन की सफ़ा नंबर निकाल लें 137, और जिनके पास नहीं है वो इसमें बोर्ड में देखें। कृष्णचंद ने इस अफसाने के इस हिस्से में इस पस मंजर को बयान किया जिसमें अफसाने के अहम किरदारों की एक दूसरे से मुलाकात होती है। ये मंजर बहार की आमद से पहले और बाद का है। देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ ये भी उतार सकते हैं, इसके अलावा दूसरा पैराग्राफ भी उतार सकते हैं। दोनों या दोनों पैराग्राफ को पढ़ने के बाद 7 से 8 लाइनें अपने हिसाब से लिख दीजिए। ठीक है, फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए भाई। ठीक है, ये देखिएगा दोनों तरफ से, आप चाहें तो एज इट इज उतार दें, और आप चाहें तो पढ़ने के बाद जो आपके जहन में समाता है वो उतार दें। जो आप लिखें वो जो आप करेंगे वो सही रहेगा। अगला कौन सा भाई, और ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद भी आप लिख सकते हैं जो आपका दिल करे। इतना मवाद है कि आप अपने हिसाब से बहुत कुछ लिख सकते हैं। 4, 5, 6 लाइनें तो बहुत ना के बराबर रह जाती हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे सबक की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। अब आइए हम अपने अगले सवाल की तरफ। गालिब के खतूत की खसूसियात अपने अल्फाज में लिखिए। सफ़ा नंबर 180, लेसन नंबर 14। देखिए इसमें हमें एक बात याद रखिएगा, आप कुछ भी लिखें लेकिन इसमें एक जुमला ज़रूर लिखिएगा। गालिब ने नया असलूब ईजाद किया, किसका, मुरासला निगारी का, और उन्होंने मुरासले को मुकालमे में तब्दील कर दिया। ये जुमला ज़रूर लिखिएगा, चाहे शुरू में लिखें चाहे आखिर में लिखें, लेकिन ये जुमला ज़रूर लिखिएगा। बाकी जो आप चीज़ देखना चाहते हैं उसमें देखिए गालिब के खतूत में सादगी और बेतकल्लुफ़ी पाई जाती है। ठीक, अपनी बीमार, और गालिब ने आसान ज़बान में मुख्तसर दिलचस्प खतूत लिखे। मुरासले को मुकालमा बना दिया, जो मैं आपको कह रहा था। मज़े लेकर अपने गमों को बयान किया। गालिब ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा परेशानियों में गुजारा। ये सब इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा ये लिखा मंजर निगारी की गई, और इसके अलावा शुरुआत में गालिब आसान ज़बान में लिखते थे। गालिब अपने ख़त में अपनी तस्वीर ज़रूर लगाते थे। आम बोलचाल का अंदाज, लंबे चौड़े अलकाबात से परहेज, हालात की सितम ज़रीफ़ी, सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। कोई भी जो चीज़ आप ख़त में लिखना चाहते हैं और लिखने का तरीक़ा आप बयान करना चाहते हैं, अलकाब लंबे चौड़े अलकाब अदाब के अलावा वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं कि गालिब ने ये करा, गालिब ने वो करा। मैं इसलिए भी बता सकता हूँ कि आज जो ख़त लिखने का चलन है, जिसमें आप अपने हालात गिना रहे हैं, अपने मौसम, अपने घर के बारे में बता रहे हैं, अपने मिजाज बता रहे हैं, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के एहसास बता रहे हैं, वो सब गालिब ने ईजाद किए हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ख़त लिखते वक्त असल में हम अब तक जो करते आ रहे हैं गालिब की तकलीद करते आ रहे हैं। और अगर आप ये शुरू में पढ़ लेंगे तो ये भी बात आ जाएगी। गालिब ने अपने ख़तों में अपने शागिर्दों, दोस्तों और मिलने जुलने वालों को बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अपनी ज़िंदगी के हालात लिखे, अपनी परेशानियों मुसीबतों का जिक्र किया। और अगर वो देखेंगे जो मैं बता रहा था, गालिब से पहले उर्दू में कम ही ख़त लिखे जाते थे, जो लिखे जाते थे ये वाला भी लिख सकते हैं आप, पूरा का पूरा। बड़े पुरतकल्लुफ़ होते थे। गालिब ने आसान ज़बान में खतूत लिखे। उन्होंने दिलचस्प और बेतकल्लुफ़ अंदाज में खतूत लिखने शुरू किए। अलकाब व अदाब को मुख्तसर किया। अपने ख़तों में मखतूब इले को भाई, मेरी जान, मियाँ वगैरह कहकर मुखातिब करते हैं और काम की बात शुरू कर देते हैं। लंबी चौड़ी तमहीद नहीं मानते।
गालिब ने अपने खतों में बातचीत का अंदाज अपनाया। उनके खतूत में अक्सर ऐसा मालूम होता है जैसे दो आदमी आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हैं। ये सब गालिब के खतूत की खुसूसियात हैं। 5 से 6 लाइनें लिखनी है, आपको 1520 लाइनें मिलेंगी इसके अंदर, जो आपको अपने हिसाब से अच्छी लगे, जो ज़बान कवायद के हिसाब से सवाल के मुताबिक आपको टचिंग लगे कि बिल्कुल बहुत अच्छी सी हैं और सवाल को अट्रैक्ट कर रही हैं, वो आप इसमें लिख देंगे। अगला सवाल, अफसाना और नावल के मुकाबले में ड्रामा हकीकत के करीब क्यों होता है, वजाहत कीजिए। दो बातें इसमें, सिर्फ एक ही बात अर्ज करूंगा। अफसाना और नावल वो चीजें जो हम पढ़ रहे हैं और वो चीज जो हम देख रहे हैं। जो चीज हम देख रहे होते हैं वो हमारे हवा से खमसा को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, हमारे जहन पे ज्यादा देर तक अपने नकूश छोड़ के जाती है। तो जो चीज हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो वो हमें समझ भी जल्दी आती है। और ये बताया कि अफसाना और नावल हम पढ़ रहे हैं, यानी सिर्फ हमारी जबान, आंख इसमें क्या कर रही है, कांटेक्ट में है। लेकिन जो चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें हमारे तीनों चारों हवास काम कर रहे होते हैं, तो हमें ज्यादा हकीकत के करीब नजर आता है। और दूसरी बात, हमारे जैसे ही चलते फिरते इंसान उसमें एक्टिंग कर रहे होते हैं और हमें बता रहे होते हैं कि क्या चीज चल रही है, तो इसलिए हमें वो ज्यादा हकीकत से करीब नजर आता है। इसके बावजूद आप किताब में से लिखेंगे, जो किताब में बताया गया, आपने क्या सीखा इससे हिसाब में भी आप लिख सकते हैं। और जो अफसाने और ड्रामे की जो वो है शुरुआत की इन्होंने दी है कि ड्रामा क्या है और क्या नहीं, वहां से भी आप इसमें से ले सकते हैं। क्योंकि जो चीज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं वो हमें हकीकत से ज्यादा करीब नजर आता है, बजाय इसके कि हम उसे पढ़कर महसूस करें या पढ़कर सोचें या देखकर, या देखिए ये रहा, इसमें आप सारी चीजें देख सकते हैं जो आपको मिल जाएंगी। अब आइए अगला सवाल। 7 से 8 लाइनें लिखनी है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिखनी। आइए अब आते हैं हम, नहीं सॉरी, इसमें 10 से 12 लाइनें लिखनी है। हाली के असलूब बयान पर रोशनी डालिए, वजाहत कीजिए कि हाली ने इश्क के मुतालिक क्या क्या बातें इस गजल में लिखी। देखिए, हाली का जो इश्क का कंसेप्ट था वो क्या था, इश्क हकीकी से कंसेप्ट था। और कभी अगर उन्होंने दुनियावी इश्क की बात की तो वो सिर्फ वक्ती तौर पर बात की, लेकिन उसको किसी ना किसी गजल के आखिरी शेर में या किसी शेर में किसी ना किसी तौर पर उन्होंने इश्क हकीकी से मिलाया है। तो ये भी याद रखिएगा। और हाली ऐसे वाहिद शायर हैं जिन्होंने उर्दू गजल गोई में सारी तसन्नु, सारी बनावट को, सारी तसन्नु को, सारे मुलम्मा साजी को एक तरफ करके आसान जबान में शायरी की। आइए, असलूब बयान। हाली नज़्म नसर में सादगी के कायल हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं बड़े खुलूस और सादगी से कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इजाफत और भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी गज़लों में आसान और ज़बान जद मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो आम फहम हो, आम आदमी की समझ में पहुँचे और उनके पैगाम को दुनिया समझे। इनकी गज़ल में बातचीत का लहजा पाया जाता है, मगर बात बड़े ही फ़लसफियाना अंदाज की होती है। नई तरकीब, नए मसारात और नए मुरक्कबात का इस्तेमाल उनके उसलूब में ताजगी पैदा कर देता है। और इससे पहले भी जो अभी आपने हाली का उसलूब बयान पढ़ा, इससे पहले जो हम हाली का जो मुख्तसर तारुफ था, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से भी आप इसमें कुछ और चीज़ बढ़ा सकते हैं। और गज़ल के हिसाब से जो गज़ल में कहा वो उसमें कर सकते हैं। अगला सवाल कीजिए। दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब 100 अल्फाज में दें। देखिए, 2 शेर हैं। जुल्मत और नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है जो कि था, जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, फिर वही मसला सुदो जिया है कि जो था। गजल का शेर है, सफ़ा नंबर 43 और 45 पे इसकी तशरीह कर दी है। सबक नंबर ये है आपका 18, नहीं सबक नंबर है ये 20 है, जुल्मत और नूर की रियायत से। और इसके अलावा आप पहले शेर की तशरीह देखें। जुल्मत और नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था।
इस शेर में इश्की कमाई का जिक्र उम्दगी से किया गया है, क्योंकि 100 से 150 अल्फाज में लिखने को कहा गया है, तो इसमें तशरीह भी लिखिए और इसकी वजाहत भी कीजिए। तशरीह तो ये आपको इसमें यहाँ मिल जाएगी और वजाहत ये रही ज़बान के बारे में। जुल्मत के एक मायने स्याही के हैं और जो शाम के होते ही फैल जाती है। नूर के एक मायने रोशनी के हैं। इन दोनों को यकजा होने से इबारत की कुछ हो से बाहर थे कि कुछ अंधेरा हो और कुछ रोशनी हो। धुंधलका नूर के तड़के को भी कहते हैं। धुंधलके के मायने पर गौर करें तो बात समझ में आती है कि फराक अपनी गज़लों में लफ्जों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करते थे। बस इतना ही करेंगे। आगे, जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, फिर वही मसला सूदो ज़िया है कि जो था। 20.13 इश्क के साथ बिल्कुल इसकी पूरी तशरीह करेंगे और इसकी ज़बान के बारे में भी उतार देंगे और यही बात आपकी ख़त्म होती है। अगला सवाल, गज़ल की तारीफ अपने अल्फाज में बयान कीजिए। गज़ल की पूरी PDF है, आपके पास भेज दी जाएगी। और फिर है नज़म, पूरी PDF है गज़ल की, तो ये पूरी की पूरी आप इसे लिख देंगे। गज़ल की तारीफ पूरा का पूरा। गज़ल औरतों से बातें करना, इश्क की बातें करना, ज़ख्मी हिरन की आवाज़ को कहते हैं। गज़ल में पहला जो शेर होता है वो मतला होता है, जिसके माने होते हैं तुलू होना। इसके शेर में रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी की जाती है। गज़ल में दूसरा मतलब भी हो सकता है, तीसरा मतलब भी हो सकता है। दूसरे मसले को मतला सानी और तीसरे मसले को मतला सालिस कहते हैं। गज़ल के मतले के फ़ौरन बाद आने वाला शेर कौन सा होता है? ज़ेब मतला या हुस्न मतला कहलाता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, जिसमें शायर अपनी बात मुकम्मल करता है और अपना नाम तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये 5 शेरों की भी, कम से कम 5 शेरों की और ज़्यादा से ज़्यादा गज़ल की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। ये चीज़ें आप गज़ल में लिख सकते हैं। अगला, नज़म कश्मीर का मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखिए। सफ़ा नंबर 58, लेसन नंबर 21, सबक नंबर 21, पेज नंबर 58। देखिए पूरा का पूरा उतारिए। इसके अलावा ये वाला भी, इस नज़म को पढ़ते वक्त ऐसा महसूस होता है, यहां से पूरा का पूरा लिख सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर की जो वो है नज़म, उसके हर बंद में से शुरू की 3-3 लाइनें लिख दीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कश्मीर की तारीफ की है, कश्मीर के आबोहवा माहौल का मुताल्ला के बारे में लिखा है। उसके अलावा शायर ने कश्मीर की बुजुर्गी बयान की है कि यहाँ पे आलम दाना बसते थे। उसके अलावा शायर ने कश्मीर से अपने रिश्ते को भी बयान किया, क्योंकि कश्मीर से हिजरत करके वो दिल कहीं दूसरी जगह जाके बस गए थे और कश्मीर की याद उनके दिल में हमेशा के हमेशा कायम रही। ये भी आप लिख सकते हैं। 150 लफ्ज़ है, आप इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं, थोड़े बहुत नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ करना क्या है, आपको पढ़ना है और उसके हिसाब से लिखना है। मरकजी ख्याल में 2-4 सारी चीज़ें आपको लिखनी है। एक तो कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की आला ज़रफ़ी और कश्मीर से शायर का रिश्ता, ये तीनों चीज़ें आपको लिखनी है। अगली प्रोजेक्ट देखिए, 500 अल्फाज, और मैं ये कहूँ कि इसमें पूरा का पूरा सबक उतार दें, मुनासिब नहीं है। दरख्वास्त के बारे में पूछा गया है कि दरख्वास्त किसे कहते हैं। दरख्वास्त की तारीफ लिखनी है, दरख्वास्त के अज्जाए तरकीबी लिखने हैं, दरख्वास्त की अलग अलग इक़साम लिखनी है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके जवाब की तशफ़ी हो गई तो काफ़ी है, और अगर नहीं होती तो अलग अलग दरख्वास्तों की एक इक़साम लिख दें। ठीक है, कोई एक दरख्वास्त। और देखिए इन्होंने लिखा है दरख्वास्त के अज़ाय तरकीबी लिखिए। दरख्वास्त के तरकीबी लिख रहे हैं, शुरुआत का सबसे पहले तमहीद, उसके बाद मुखातिब को किस तरह मुखातिब तखातुब किस तरह तक मुखातिब करना है, उसके बाद मौजू दरख्वास्त, उसके बाद नफ्स मज़मून, उसके बाद इख्तिताम। वो सब दरख्वास्त में आपको आएगा। उसको आपने जब दरख्वास्त का लेसन पढ़ेंगे, सबक पढ़ेंगे ना, तो उसमें दरख्वास्त का जो फॉर्मेट है और उसके अज़ाय तरकीबी वो सब लिखे हुए हैं, वो सब के सब आपको लिखने हैं। उसके बाद एक दरख्वास्त आपको लिखनी है NIS के चेयरमैन को कि आपको नतीजा नहीं मिला, उस पर दरख्वास्त लिखेंगे। उस पर आप ये लिखेंगे, जरा जिसको भी इन्होंने बोला है चेयरमैन साहब NIS और नई दिल्ली, फिर लिखेंगे मौजू के
अपना रोल नंबर लिखेंगे का नतीजा नहीं है, नहीं आया है। देखिए आपको इसमें इनफरादी दरखास्त लिखनी है, क्योंकि आप इंडिविजुअल लिख रहे हैं ना, कि आपका खुद का ज़ाती मसला है, तो वो ज़ाती मसले के ऊपर लिख रहे हैं आप। देखिए दरखास्त का खाका ये रहा, यहाँ पे चेयरमैन साहब बिल्कुल एज इट इज आएगा, लेकिन दरखास्त बराए असामी उर्दू सेक्टर ना आके दरखास्त बराए हुसूल रिजल्ट, हुसूल नतीजा, और अपना रोल नंबर लिखेंगे जो भी XYZ आपका होगा। फिर जनाब आली, फिर मकबूल दरखास्त लिखेंगे, जनाब आली गुजारिश ये है कि मैंने इन साल आपके बोर्ड से फला फला रोल नंबर के तहत एग्ज़ाम दिया था, सब लोगों का नतीजा आ चुका है, लेकिन मेरा नतीजा मुझे समझ नहीं आता कि क्यों रुक गया। मेरी आपसे इल्तिमास है कि बराए करम इस सिलसिले में तो ज़ाती तवज्जो देते, जल्द तवज्जो, खुसूसी तवज्जो देते हुए मेरे नतीजे को मुझ तक पहुँचाया जाए, शाया किया जाए। फ़क्त आपका जो भी आपका नाम, वल्दियत, ये सब चीज़ें आप इसमें लिखें। यहाँ तक नाम, वल्दियत, तारीख पैदाइशी लिखेंगे, सिर्फ नाम, वल्दियत और अपना रोल नंबर और अपने स्टडी सेंटर का नाम। अगला खोलिए। अब या तो ये कर दीजिए या ये करिए, आज के अहद में कंप्यूटर की अहमियत बताते हुए कंप्यूटर की अक़साम और इस्तेमाल पर रोशनी डालिए। सबसे आखिरी सवाल है आपका, सफ़ा नंबर 147 से 145 तक कंप्यूटर के बारे में आज का है, जो कंप्यूटर पूरा का पूरा सबक है, उसमें क्या करेंगे। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है आज के अहद में कंप्यूटर की अहमियत बताते हुए कंप्यूटर की अक़साम पर रोशनी डालिए। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है ना, जो लफ्ज़ अहमियत बताने का मतलब है क्यों ज़रूरी है वो बताएंगे, और उसके जितने भी अक़साम हैं जो आजकल चल रहे हैं वो आपको बताने हैं, और वो पूरा का पूरा डिटेल आपको पेज नंबर 137 से 142 पर खूब मिल रही है। देखिए, हाँ, कंप्यूटर की तारीफ लिखिए, अबाकस रेडियो के जा, बस कंप्यूटर की तारीफ लिखिए, उसके बारे में आप लिखेंगे क्यों ज़रूरी है। और फिर ये कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं पूछा कंप्यूटर की, तो वो पूछे अक़साम, पूछे कौन कौन से कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है, बस यहाँ तक। पहले ये चलिए दूसरा भी ले लीजिए। कंप्यूटर की तारीख नहीं लिखनी, कंप्यूटर की अक़साम लिखनी है, अलग अलग किस्म के जो कंप्यूटर राइज हैं वो लिख रहे हैं। आपके हाथ में कंप्यूटर की इस्तेमाल और इस्तेमाल 29.7 देख लीजिए। पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 142, 145। पूरा का पूरा अददी हाइब्रिड कंप्यूटर, कंप्यूटर के अज्जा, बस ये हाइब्रिड तक ही रखिएगा क्योंकि इसके अक़साम पूछे, और क्यों ज़रूरी है ये आपको लिखना है। और अगर आप अपने आप से नहीं लिख सकते तो इसी सबक में आखिरी में और शुरुआत में दे रखा है, जहाँ इंट्रोडक्शन दिया है वहाँ पे आप तो लिखा हुआ, और खूब अच्छे से लिखा, खूब अच्छे से लिखिए। कितने प्रोजेक्ट टाइप का सवाल है, ये दोनों में से कोई एक करना है, या तो दरखास्त का लिख दें या कंप्यूटर का लिख दें, दोनों एक साथ नहीं लिख दें। याद रखिएगा, कुछ बच्चे हर चीज़ एक साथ लिखते चले जाते हैं रो में, और वो ये नहीं समझ पाते कि कोई एक चीज़ लिखनी है या दोनों चीज़ें लिखनी है, दोनों चीज़ें एज इट इज़ लिखे चले जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि फिर एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो अच्छे सवाल को चुन ले या गलत जवाब को चुन ले, और जितना ज़्यादा हम करते हैं उसमें ज़्यादा गलती के चांसेस, इम्कानात बने रहते हैं। जितना कम लिखेंगे, मुख्तसर लिखेंगे, या जितना पूछा गया उतना लिखेंगे, तो हमारे गलती के चांसेस भी कम होते हैं। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। इस तरह हमारा ये आज का असाइनमेंट वाला प्रोग्राम ख़त्म होता है। आप इसको फाइल पेपर पे लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे, दोनों हाशिए छोड़कर लिखेंगे, और पहले पेज पे अपने मुकम्मल इंदराज करेंगे जैसे इस बच्चे ने किया। देखिए, नाम, एनरोलमेंट नंबर, मीडियम, क्लास, एड्रेस, सेशन, यहाँ 2022-23 लिखा है, आपको लिखना है 24-25 और आपके साइन होंगे पहला पेज। उसके बाद आप पूरा का पूरा असाइनमेंट लिखेंगे, पेज के एक तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ हाशिया छोड़ के लिखेंगे, और जब आप मुकम्मल कर लेंगे वो आप अपने कोऑर्डिनेटर को दे देंगे। कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि वो उसे अपलोड करे। और रहा सवाल आपको कब तक देना है, आपको 13, 14, 15 जुलाई, आखिरी बिल्कुल 15 जुलाई है,
आप थोड़ा दिन पहले दें ताकि कोऑर्डिनेट को भी अपलोड करने में आसानी हो और उन्हें मुकम्मल टाइम मिल सके कि वो आपके असाइनमेंट को वक्त रहते अपलोड कर दें। इस तरह हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। अगले हफ्ते नए सबक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।